तो आज विजय दिवस है, शौर्य साहस और पराक्रम का दिन है। वो दिन जब हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध में वो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी जिसका गुणगान पूरी दुनिया करती है। इस महाजीत की शौर्य गाथा हर हिंदुस्तानी सर ऊंचा कर देती है। जी हां, देखिए, एक तरफ इस ऐतिहासिक जीत का उल्लास है तो वहीं देश आज अपने शहीद सपूतों को याद भी कर रहा है अपने अपने तरीके से। उनकी वीरता को सलाम किया जा रहा है। उन वीरों ने पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था कि 13 दिन की जंग के बाद पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था। एक तरफ पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत का उल्लास है तो दूसरी तरफ युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों को नमन है। आज का दिन हिंद की सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रमाण है। आज ही के दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। देश के जांबाजों ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। 13 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान के करीब 93,000 जवानों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। ये तस्वीरें सदियों तक पाकिस्तान को शर्मिंदा करेंगी और यही तस्वीरें हिंदुस्तान की वीर गाथा को अनंत काल तक सुनाएंगी। हिंदुस्तान अपने वीर सपूतों की जाबाजी और उनकी शहादत को कभी नहीं भुलाता। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री ने शहीदों को सलाम किया तो जम्मू के बलिदान स्तंभ पर भी भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को याद किया गया। अपने वीर जवानों की शान और उनकी याद में आयोजित हुए इस खास कार्यक्रम में हर आम और खास उमड़ा। सेना के अधिकारियों से लेकर पुलिस के जवानों ने भी वीर सपूतों के शौर्य को सलाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और 16 दिसंबर 1971 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि इस दिन युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। उसकी सेना को सरेंडर करना पड़ा था और दूसरी वजह यह है कि इस युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। बिल्कुल, यूं तो ईस्टर्न कमांड हर साल विजय दिवस समारोह का भव्य आयोजन करता है। इस आयोजन में सेना के जांबाज अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार सेना के इस शक्ति प्रदर्शन में दुश्मन के लिए एक संदेश भी छिपा है। सुखोई 30, ध्रुव, चीता और रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने इस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। भारत में निर्मित हथियारों से लैस रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया कि किस तरह से टारगेट पर हमला किया जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये भी बताया गया कि कैसे कमांडोज को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में ड्रॉप किया जाता है, लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच तनातनी के दौरान ही कोलकाता में भारतीय सेना ने, वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सुखोई विमानों ने फ्लाई पास्ट किया तो हथियारों से लैस रुद्र विमानों को भी दिखाया गया कि किस तरह आतंकियों और दुश्मनों पर हमला करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रदर्शनी चल रही है, यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन, जहां पर रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि दुश्मनों को किस तरह से मात दी जाती है। सुखोई विमानों का भी शक्ति प्रदर्शन इस दौरान किया गया। जो पैरा कमांडोज हैं, उन पैरा कमांडोज की ताकत भी यहां पर दिखाई गई। साथ ही ये भी दर्शाया गया कि किस तरह चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए घायलों को बचाया जाता है। बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धाओं का दल और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सेना के जाबाज भी इस उत्सव का हिस्सा बने। 3 दिन तक चलने वाला ये समारोह पूर्वी कमान मुख्यालय में विजय स्मारक पर 1971 के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ संपन्न होगा। है 16 दिसंबर को जब मुक्ति हुई थी बांग्लादेश की, हर साल कोलकाता में मनाया जाता है। इस साल भी बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। कैमरामैन प्रसून के साथ अनुपम मिश्र, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता।
देखिए, विजय दिवस के मौके पर अब एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। अपने मिसाइल कार्यक्रम में भारत ने एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल नाइट परीक्षण किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी नेस्तनाबूद कर सकती है। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद अग्नि 5 का नाइट ट्रायल बेहद अहम हो जाता है। अग्नि 5 का सफल नाइट ट्रायल दुश्मन के लिए कड़ा संदेश है। संदेश ये कि हिंदुस्तान की सबसे घातक मिसाइल अब रात में भी दुश्मन को जमींदोज करने को तैयार है। ये किसी भी मौसम में किसी भी वक्त लक्ष्य को भेद सकती है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अग्नि 5 की जद में अब पूरा चीन है। चीन से तनातनी के बीच मौजूदा हालात में अग्नि 5 के रात में सफल परीक्षण के और भी कई मायने हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो मिसाइल हमने फायर की है, ये लाइटर थी और इसमें न्यूअर टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई थी और इसको रात को छोड़ा गया था, जिससे साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे पास हर प्रकार से ऑल वेदर कैपेबिलिटी आ गई है और लाइटर होने की वजह से इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है जरूरत के अनुसार। ये मिसाइल अगर हम कंप्लीटली साउथ से फायर करें, त्रिवेंद्रम से भी फायर करें, तो पूरे चाइना को कवर करता है। सूत्रों के मुताबिक पहली बार अग्नि 5 को इसकी पूरी रेंज में छोड़ा गया और इसने 5500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। ये अग्नि 5 का 9वां टेस्ट फायर है। इसका पहला परीक्षण साल 2012 में किया गया था। खास बात यह है कि इस बार अग्नि 5 का नाइट ट्रायल नई तकनीक और उपकरणों के साथ किया गया है। गुड न्यूज ये भी है कि ये परीक्षण भारत की परमाणु क्षमता में इजाफा करेगा। अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली हिंदुस्तान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 1500 किलो के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकती है और इसका निशाना बेहद सटीक है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए अग्नि 5 का परीक्षण बेहद अहम हो जाता है। अग्नि 5 को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। जाहिर है मौजूदा हालात में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और दुश्मन का सबसे बड़ा खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको लिए चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। काशी को धर्म, आस्था, आध्यात्म और मोक्ष की नगरी कहा जाता है। अब काशी महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रही है। दरअसल काशी में बाबा के धाम के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है उसे महिलाएं ही तैयार करती हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रोजाना 2 क्विंटल प्रसाद की खपत होती है। प्रसाद की मांग ज्यादा है, लिहाजा दिन रात काम चलता रहता है। दुनिया भर में लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ धाम महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ मंदिर में बाबा को चढ़ाए जाने वाला महाप्रसाद महिलाएं तैयार करती हैं। पहले यहाँ प्रसाद की मांग कुछ किलो में थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रोजाना 2 क्विंटल प्रसाद की खपत होने लगी। प्रसाद की मांग ज्यादा है, लिहाजा दिन रात काम चलता रहता है। पहले हम लोग दर्शन कर बहुत खुश हैं, बाबा का सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा में ये प्रसाद बना रहे हैं, इससे कि बहुत दूर दूर का लोग खाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ महिलाएं भजन गाते हुए काम में मगन रहती हैं और तब इनका काम साधना बन जाता है, जिससे प्रसाद का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। प्रसाद बनाने के लिए देसी घी, आटा, बेसन, सूजी, खोया, काजू बादाम और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये महिलाएं इस बात से खुश हैं कि आम हो या खास,
सभी उनके हाथ से तैयार प्रसाद को बाबा के लिए ले जाते हैं। यहाँ तक कि बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी यहीं से प्रसाद जाता है। ये प्रसाद बाबा का आटा, सूजी, बेसन, गुलाब की पंखुड़ी, इलायची, चीनी, खोआ, देसी घी से बनता है। पहले हम आटा चालते हैं, आटा, बेसन, सूजी चालने के बाद तब उसको गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद उसमें घी का मयन दे के उसको गूंथते हैं आटा। उसके बाद उसको पिंडी बना के उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद उसको सिलबट्टे में कूटते हैं। उसको कूटने के बाद फिर हम लोग मिक्सर में पीसते हैं। मिक्सर में पीसने के बाद फिर उसको हम भूनते हैं। भूनने के बाद तब उसमें उसको ठंडा करके खोआ सब डाल के ठंडा करके चीनी डाल के फिर हाथ से मल के तब लड्डू बनता है। प्रसाद बनाने से लेकर डिब्बों में पैक करने तक का जिम्मा इसी समूह के हाथों में होता है। मंदिर के अंदर प्रसाद का काउंटर लगाकर बिक्री भी समूह की महिलाएं ही करती हैं। इससे इन महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ये सभी आर्थिक तौर पर मजबूत होकर उभरी हैं। मंदिर प्रशासन का ये फैसला इन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। ताकि इससे हमारा भी घर परिवार की स्थिति भी बहुत सही हो गई। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इससे भी हमको बहुत खुशी मिलती है। और ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम बाबा से जुड़े हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछले साल 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आने वाले सालों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रसाद बनाने से इन महिलाओं के जीवन में आया बदलाव आधी आबादी की ताकत और उनके आगे बढ़ने की मिसाल पेश कर रहा है। बाबा विश्वनाथ संसार के तारनहार है। सबकी किस्मत वही लिखते हैं, लेकिन इन महिलाओं की किस्मत सीधे उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये महिलाएं वो महाप्रसाद तैयार करती हैं जो महादेव को उनके भक्त चढ़ाते हैं। यानी अब जब आप श्री काशी विश्वनाथ में महाप्रसाद चढ़ाएं तो समझ लीजिएगा कि उसमें सिर्फ आपकी भक्ति का रंग ही नहीं, इन महिलाओं की आत्मनिर्भरता और इनके परिश्रम का रंग भी शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी। काशी से अब आपको सीधे लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं की श्री राम मंदिर निर्माण में आस्था देखी जा सकती है। अब राम मंदिर के लिए कर्नाटक से एक खास तोहफा आया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कर्नाटक के रामनगर से आए करीब 150 श्रद्धालुओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को चांदी की ईंट सौंपी है, जिसे राम मंदिर निर्माण में लगाया जाएगा। साल 2023 के आखिर तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस शुभ तस्वीर को निहारिए। ये अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें मंदिर निर्माण होते हुए दिख रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस वीडियो को जारी किया है। पूरे देश से भक्त राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज करवा रहे हैं। इसी जज्बे को बयां करती है ये तस्वीर। कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण की अगुवाई में रामनगर से आए 150 श्रद्धालुओं ने रामलल्ला के दर्शन पूजन किए। ये रामनगर से अपने साथ एक चांदी की ईंट भी लेकर आए, जिसने इन्होंने राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी महाराज सत्येंद्र दास को सौंपा। लौटते वक्त श्रद्धालु अपने साथ रामनगरी अयोध्या से मिट्टी लेकर गए। गए थे तो अयोध्या की मिट्टी ले गए थे। आप कभी देखेंगे उसमें चैनल पर उसको धर करके उसकी रोज पूजा करते थे जहाँ भी रहे। तो इसलिए वो मिट्टी उतनी ही पवित्र है। जब यहाँ भगवान यहाँ खेले हैं, यहाँ चले हैं, यहाँ उनके शरीरों से पैरों से स्पर्श हुआ है, वो अद्भुत मिट्टी है, इसलिए यहाँ से ले गए हैं। भगवान श्री राम के भक्तों के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। योजना के अनुसार 2023 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। और जनवरी 2024 तक राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए
चलिए अब आपको विदेश में क्रिसमस की तैयारियां दिखाते हैं। देखिए, क्रिसमस में भले ही अभी कुछ दिन बाकी हो, लेकिन अमेरिका और यूरोप में उत्सव शुरू हो चुका है। लोग अभी से फेस्टिव मोड में आ गए हैं। बिल्कुल, और लोगों का ये उल्लास देखने के लिए हम आपको जर्मनी लिए चलते हैं, जहां राजधानी बर्लिन में शानदार सजावट की गई है। पूरे शहर की सुंदरता देखते ही बन रही। छोटी छोटी लाइट से सड़कें, बाजार, घर सब गुलजार है। किस्से कहानियों वाले परियों के देश का एहसास, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता शहर और क्रिसमस ट्री की ये तस्वीरें जर्मनी की हैं। क्रिसमस आने से पहले पूरा जर्मनी उत्सव के रंग में रंग गया है। हर तरफ माहौल खुशनुमा है, बच्चों से लेकर बड़ों में उत्साह है। बर्लिन की सड़कें रोशनी से सराबोर हैं, बाजार में रौनक है। एक से बढ़कर एक सजावट के सामान के साथ साथ कपड़ों की भी लोग धड़ल्ले से खरीदारी कर रहे हैं। आइस रिंक से फेरिस व्हील तक सब कुछ बाजार में उपलब्ध है। बर्लिन के अलग अलग इलाके में मौजूद पेड़ों को भी अलग अलग अंदाज में सजाया गया है। शहर में जगह जगह क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं और उनकी सजावट भी खास तरीके से की गई है। चूंकि बर्लिन में लोगों पर क्रिसमस का खुमार चढ़ा हुआ है, तो बच्चे भी फेस्टिव मूड में आ गए हैं और अभी से उनकी मस्ती शुरू हो चुकी है। उनके लिए मेले लग गए हैं, जहां एक से बढ़कर एक झूले उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्रिसमस से करीब 1 महीने पहले यूरोप और अमेरिका में उत्सव शुरू हो जाता है और बड़े ही आस्था और उत्साह के साथ लोग पूरे महीने इसका आनंद उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरोहा का जहां एक गांव में गूंज रहे हैं मंगल गीत और गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। आजादी के 75 साल के बाद इस गांव में बिजली आई है, घरों का अंधेरा दूर हो गया है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि गांव के लोगों की खुशी क्या होगी। सोलर प्लांट के जरिए गांव में बिजली की आपूर्ति शुरू की गई है, घरों में बिजली के मीटर्स लग गए हैं। विकास की दौड़ में पिछड़े इस गांव के लिए अब कहीं उम्मीदों के नए रास्ते खुले हैं। गांव में 75 साल से पसरा अंधेरा छटते ही अमरोहा के दारानगर गांव में मंगल गीत गूंजने लगे। जिला प्रशासन के एक फैसले से गांव को उजाले की ऐसी सौगात मिली है, जिसकी बदौलत यहां के लोगों की मुस्कान को देखना अब मुश्किल नहीं होगा, जो पहले शाम ढलते ही अंधेरे में गुम हो जाती थी। आजादी के 75 साल बाद दारानगर गांव के लोगों को बिजली मैसर हुई है। गांव को रोशन करने के लिए यहां 50 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इससे अब गांव के 203 परिवारों के घर रोशन हैं, घरों में पंखे चल सकेंगे। घरों के बाहर मीटर भी लगा दिए गए हैं। बिजली बिल से जो पैसा मिलेगा वो इस सोलर प्लांट के रखरखाव और भविष्य की विस्तार योजनाओं में इस्तेमाल होगा। गांव रोशन हुआ तो गांव वालों के चेहरे भी खिल उठे। गांव में हुए इस कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार ने शिरकत की। उन्होंने फीता काटकर वेद मंत्रों के बीच इसका बाकायदा शुभारंभ किया। कमिश्नर के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी के तहत की गई इस कोशिश से गांव के लोगों को न केवल किफायती बिजली मिल सकेगी, बल्कि इसकी कामयाबी से दूसरे गांव की संभावनाओं का भी रास्ता खुलेगा। गांव की ही देखरेख में है, ग्राम पंचायत की देखरेख में है, तो इसका मेंटेनेंस भी बेहतर हो सकेगा, उम्मीद है। लोगों को जो विद्युत है, विद्युत की उपलब्धता है, वो जो नॉर्मल विद्युत की जो बिल है उससे काफी कम है। देखने में हालांकि महंगा लगता है, पर ये मेंटेन वगैरह करेंगे तो काफी कम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को है। बहरहाल पूरा गांव बिजली पाकर खुशी से झूम रहा है। झूमे भी क्यों ना, बरसों पुरानी मुराद जो पूरी हुई है। विकास यहाँ सिर्फ सुनने की चीज से बढ़कर देखने और महसूस करने की चीज जो बन गया है। अमरोहा से BS आर्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको बताते हैं एक अनोखे घर के बारे में और दिखाते हैं उसकी अनोखी कहानी जो कि बड़ी ही दिलचस्प है। आपको बता दें कि ये घर अनोखा इसलिए है क्योंकि ये 2 राज्यों में बटा हुआ है। बिल्कुल, और घर का एक हिस्सा तेलंगाना में है, दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में है। हालांकि इस बंटवारे के घर के लोगों की जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन ये घर लोगों की दिलचस्पी का कारण जरूर बन गया है। वैसे तो ये घर दिखने में किसी भी आम घर की तरह ही लगता है, लेकिन ये घर खास है और इस घर की खासियत इसकी दीवारों पर लिखी है। घर की दीवार पर एक तरफ तेलंगाना लिखा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र, और यही इस घर की खासियत भी है और सच भी। मतलब इस घर का एक हिस्सा तेलंगाना में पड़ता है और दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में। ये घर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के महाराजगुड़ा गांव में है। आलम यह है कि 10 कमरों के इस घर में लोग नहाते तेलंगाना में हैं, तो सोते महाराष्ट्र में। नाश्ता महाराष्ट्र में होता है तो डिनर तेलंगाना में। घर वालों ने भी अपनी सुविधा के लिए चौक से ये लकीर खींचकर साफ कर लिया है कि कब वो महाराष्ट्र में बैठे हैं और कब तेलंगाना में। हालांकि ये बच्चे महाराष्ट्र में खेल रहे हैं या तेलंगाना में, कह पाना मुश्किल है। इस बंटवारे के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। 13 लोगों के इस परिवार को फिलहाल दोनों राज्यों की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हाँ, महाराष्ट्र के मुकाबले तेलंगाना कुछ ज्यादा मेहरबान है। क्यों, इसका कोई कारण अगर समझ में आता है तो वो ये कि दोनों राज्यों के विवाद में 14 गांव हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। ये गांव महाराष्ट्र के हैं, लेकिन तेलंगाना अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। यही वजह है कि उत्तम देव सिंह पवार के परिवार को अब दोनों राज्यों को टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जिसे समझने के लिए घर में मौजूद दोनों गाड़ियों के नंबर पर गौर करना होगा। 1969 में दोनों राज्यों की सीमा विवाद के बाद बटे इस घर में रहने वाले उत्तम बताते हैं कि फिलहाल दोनों राज्यों के विवाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर 1969 में जब ये बाउंड्री देखने आए थे, जब से वहीं से घर, आधा घर हमारा महाराष्ट्र में बताया जा रहा है, आधा घर तेलंगाना में। जो हमारा किचन रूम है वो तेलंगाना में है सर। दोनों तरफ से रहने के बाद हमारे फिलहाल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। जो योजनाएं आ रही महाराष्ट्र की भी है, महाराष्ट्र की कुछ कम है, तेलंगाना की कुछ ज्यादा योजनाएं है। जब पट्टे 69 में हुए थे महाराष्ट्र के, उतने पट्टे बाद में पट्टे वगैरह नहीं मिले महाराष्ट्र के। तेलंगाना के तकरीबन यहाँ 60-70 पट्टे हो गए सर। सीमा ने भले ही इस घर को 2 राज्यों में बांट रखा है, लेकिन इस घर की खुशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। परिवार के लोग तो दोनों ही राज्यों से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल फीवर की। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन खेल के इस महामुकाबले की खुमारी पूरी दुनिया पर अभी से छा गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि फाइनल में 2 दिग्गज टीमों अर्जेंटीना और फ्रांस की भिड़ंत होने वाली है। दोनों टीमों के फैंस का जोश हाई है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी इस मुकाबले को देखने के लिए कतर में जुटने लगे हैं। जोश ऐसा कि रोमांच आसमान छू रहा है, शोर ऐसा जो थमने का नाम नहीं ले रहा, जुनून ऐसा जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये तस्वीरें कतर के दोहा की हैं, जहां मेसी की अर्जेंटीना और एम्बापे की फ्रांस के बीच सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। टक्कर ऐतिहासिक है तो फैंस का जोश दोगुना और जज्बा भी आसमान छू रहा है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भले ही रविवार को खेला जाना है, लेकिन दुनिया भर में फुटबॉल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस क्या अपना खिताब बरकरार रख पाएगा या फिर मेसी की अगवानी में अर्जेंटीना 36 साल का सूखा खत्म करने में कामयाब हो जाएगा? इसका फैसला रविवार को होगा। लेकिन स्टेडियम के बाहर दोनों टीमों के फैंस अभी से जश्न में डूबे हैं। एक तरफ फुटबॉल के चाहने वाले फाइनल फाइट के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ वो मैदान भी तैयार है जहां खेला जाना है दुनिया का ये सबसे बड़ा मुकाबला। फीफा फुटबॉल का फाइनल मुकाबला दोहा के लुसैल स्टेडियम में खेला जाना है। कतर का वो सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें 80,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। कतर का ये स्टेडियम भी पूरी तरह तैयार है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है तो बस उस घड़ी का जब दुनिया को नया फुटबॉल विश्व विजेता मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।